Very good evening to all. So we are getting live now, and we are starting with our Charak Samhita. Am I audible to all? Please type yes if I am audible to all. ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग. सो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी चरक संहिता से. चरक संहिता जो कि विद्योतनी टीका है श्री सत्यनारायण शास्त्री जी की. ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे संपादकीय चैप्टर से. जो बुक का स्टार्टिंग होता है प्राकथन, जिसे हम कई बार छोड़ भी देते हैं, बट उसमें जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं हमारे टेक्स्ट की, तो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे आज. सभी अपनी बुक से संपादकीय वाला नोट निकाल लें. इसमें सबसे पहली लाइन है, आयुर्वेद को शाश्वत कहा गया है और शाश्वत होने के लिए उसको 3 युक्तियाँ दी गई हैं. तो एमसीक्यू में जब क्वेश्चन आता है तो सिंपली यही पूछते हैं, आयुर्वेद शाश्वत है क्यों? क्योंकि सो अयम आयुर्वेदः शाश्वतो निर्दिश्यते अनादित्वात् स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्वात् भाव स्वभाव नित्यत्वात्. ठीक है, आयुर्वेद अनादि होने से, यानी जिसका कोई आदि नहीं है, स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्वात् जो अपने स्वभाव से ही सिद्ध है, और भाव स्वभाव नित्यत्वात् उसके नित्य होने की वजह से आयुर्वेद को शाश्वत कहा गया है. देन पेज के मिड में एक श्लोक है, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगोधारी जीवितम नित्यगश्च अनुबंधश्च पर्याय आयुर उच्यते. चरक सूत्र 1. तो ये श्लोक कई बार रेफरेंस के तौर पर पूछा जाता है. हम चरक संहिता का संपादकीय चैप्टर पढ़ रहे हैं, जहाँ से टेक्स्ट स्टार्ट होता है वहाँ से. तो इसमें इसका रेफरेंस पूछा जाता है इस श्लोक का. तो इस श्लोक का रेफरेंस है चरक सूत्र 1, और कई बार एक ब्लैंक फिल करने के लिए दिया जाता है. तो ये श्लोक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको पूरा एज इट इज़ याद करना है. पेज के एंड में लास्ट लाइन, सिद्धांतों को मंत्र और सिद्धांतकर्ता को मंत्र दृष्टा या ऋषि कहा जाता है. पेज नंबर 28, सेकेंड पैराग्राफ. पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार संसार की प्राचीनतम पुस्तक ऋग्वेद है. तो एमसीक्यू में पूछा जाता है, संसार की प्राचीनतम पुस्तक क्या है? ब्रह्मवेद, ऋग्वेद या बाकी वेद? तो इसमें हमें आंसर टिक करना है ऋग्वेद. फिर एक क्वेश्चन आता है जिसमें ऋग्वेद का टाइम पूछा जाता है. तो सेकेंड लाइन में ऋग्वेद का निर्माण काल 3000 से 50,000 वर्ष पूर्व तक का माना गया है. नेक्स्ट लाइन, इस संहिता में भी आयुर्वेद के अति महत्व के सिद्धांत यत्र तत्र विकीर्ण हैं. यानी ऋग्वेद में हमें आयुर्वेद के कुछ रेफरेंसेस मिलते हैं. इसी पैराग्राफ की लास्ट 5th लाइन, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में भी इसी प्रकार आयुर्वेदिक विषयों का उल्लेख मिलता है. तो आयुर्वेद का वर्णन किस किस वेद में आया है? वो हमारे चारों वेद में आया है. ठीक है, अथर्ववेद में शारीर शास्त्र, औषधि एवं चिकित्सा के विविध अंगों और विधियों का वर्णन प्रचुरता से मिलता है. ये लाइन नोट करने की है. नेक्स्ट फिर हम आते हैं पेज नंबर 29 में, मूल ग्रंथ के संबंध में.
बहुत ही छोटी सी श्लोक की कोटेशन है जो कि इम्पॉर्टेंट है, कई बार एमसीक्यूज में आती भी है। निदाने माधवा श्रेष्ठः, ये आप लिख लीजिए, इसमें लिखा नहीं है। निदाने माधवः श्रेष्ठः, यानी अगर हम निदान स्थान की बात करें तो कौन सा टेक्स्ट हमारा बेस्ट है? माधव निदान। अगर हम शरीर शास्त्र की बात करें तो कौन सा टेक्स्ट हमारा बेस्ट है? सुश्रुत संहिता, शरीरे शुश्रुत श्रेष्ठः। ठीक है। और ऐसे ही जब हम चिकित्सा की बात करते हैं तो चिकित्सा के संबंध में हमारा कौन सा बेस्ट तंत्र है, कौन सी बेस्ट बुक है? चरक। तो मूल ग्रंथ के संबंध में जो पहला पैराग्राफ है पेज नंबर 29 में, उसमें 4th लाइन में चरकः तु चिकित्सिते। ठीक है, तो ये इसकी श्रेष्ठता बताई गई है। फिर इसमें चरक संहिता से संबंधित कुछ और टेक्स्ट बताया गया है कि चरक संहिता में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो इस ग्रंथ में सूत्र रूप में सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा, इन आस्तिक दर्शनों के साथ साथ चार्वाक आदि नास्तिक दर्शन और परोक्ष रूप से व्याकरण आदि वेदांगों का भी संकलन देखने को मिलता है। ठीक है, तो जितने भी हमने पदार्थ विज्ञान में दर्शन पढ़े हैं वो इसलिए पढ़े हैं क्योंकि वो सब हमें चरक संहिता को पढ़ने और उसे समझने में हेल्प करते हैं। तो कौन कौन से दर्शन हमें चरक संहिता में मिलते हैं? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा, यानी जो 6 आस्तिक दर्शन है वो। नास्तिक में हम चार्वाक मानते हैं तो वो, और आस्तिक नास्तिक में हमारे जैन और बौद्ध आ जाते हैं। इनके अलावा व्याकरण आदि वेदांग जो भी हैं उन सब का मिश्रण हमें चरक संहिता में देखने को मिलता है। फिर हम आते हैं पेज नंबर 30, ऊपर से 2nd लाइन। महर्षि कल्प स्व नाम धन्य स्वर्गीय कविराज गंगाधर सेन ने इस ग्रंथ की जल्पकल्पतरु नामक टीका के आरंभ में इसे अखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुम कहा है। ठीक, तो कविराज गंगाधर सेन जी की टीका जो है चरक संहिता पर वो है जल्पकल्पतरु टीका। और जल्पकल्पतरु टीका में चरक संहिता के लिए क्या यूज़ किया गया है? अखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुम। तो एमसीक्यू में पूछा जाता है अखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुम क्या है, तो वो चरक संहिता है। किसने बोला है? कविराज गंगाधर सेन जी ने बोला है। कहाँ बोला है? हम उनकी जल्पकल्पतरु नामक टीका में बोला है। देन इसके लास्ट में हम जब आते हैं तो वहाँ पे हमें चरक संहिता के अकॉर्डिंग जो आयुर्वेद अवतरण बताया गया है वो देखने को मिलता है। तो लास्ट पैराग्राफ है पेज नंबर 30 पर। ब्रह्मा से प्रजापति, प्रजापति से अश्विनी कुमार, उनसे इंद्र और इंद्र से भारद्वाज ने आयुर्वेद का अध्ययन किया। ठीक है, हर संहिता के अकॉर्डिंग आयुर्वेद का अवतरण थोड़ा सा डिफर करता है, तो जो डिफरेंस है वो हम यहाँ पे नोट करेंगे। चरक संहिता में क्या है? ब्रह्मा, ब्रह्मा से प्रजापति, प्रजापति से अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार से इंद्र, इंद्र से भरद्वाज और फिर भरद्वाज से पुनर्वसु आत्रेय। फिर पुनर्वसु आत्रेय के 6 शिष्य हुए जो कि है 4th लाइन में। पुनर्वसु आत्रेय ने अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित और शार्पाणी नामक 6 शिष्यों को आयुर्वेद का उपदेश किया। तो एमसीक्यू में जो ये 6 शिष्य हैं इनके नाम पूछे जाते हैं, क्योंकि जब हम सुश्रुत संहिता पढ़ते हैं तो वहाँ पर अवतरण के समय में शिष्यों का नाम थोड़ा अलग है, तो इसको याद करना बहुत इजी है। ऐश बीजेपी, आज के टाइम में बीजेपी ऐश कर रही है। ठीक है, तो ए अग्निवेश, एस शार्पाणी, एच हारित, बी भेल, जे जतुकर्ण, पी पराशर। तो ये जो 6 शिष्य हैं ये पुनर्वसु आत्रेय के हैं। फिर हम आते हैं पेज नंबर 31 पर, फर्स्ट पैराग्राफ। चरक संहिता के प्रत्येक अध्याय के अंत में दी गई पुष्पिका से स्पष्ट है कि अग्निवेश तंत्र का प्रतिसंस्कार बाद में चरक ने किया और उसका नाम चरक संहिता पड़ा।
ठीक है, तो जो मेन हमारा टेक्स्ट है उसका नाम क्या है, अग्निवेश तंत्र। और प्रतिसंस्कार होने के बाद उसका नाम चरक संहिता पड़ा। अब कुछ लोग बोलते हैं जिसने प्रतिसंस्कार किया है वो उसका नाम चरक है, और कहीं पर जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये बोला जाता है कि चरक एक समुदाय का नाम है, उस समुदाय के लोगों ने इसका शुद्धिकरण किया, इसीलिए इसका नाम चरक संहिता पड़ा। उपलब्ध चरक संहिता में स्पष्ट उल्लेख है कि चिकित्सा स्थान के 17 अध्याय, कल्प स्थान के 12 अध्याय और सिद्धि स्थान के 12 अध्याय नहीं मिलते, और उनकी पूर्ति दृढ़बल ने की है। ठीक है, तो पहले प्रतिसंस्कर्ता हुए चरक, दूसरे प्रतिसंस्कर्ता हुए दृढ़बल। एमसीक्यू में पूछा जाता है कि दृढ़बल ने क्या क्या पूर्ति की है, तो चिकित्सा स्थान के 17 अध्याय, कल्प स्थान के 12 अध्याय और सिद्धि स्थान के 12 अध्याय दृढ़बल ने लिखे हैं। मूल तंत्र के रचयिता हैं अग्निवेश। फिर हम आते हैं इसके 3rd पैराग्राफ पे, जहाँ पे हमें भरद्वाज का इंट्रोडक्शन मिलता है। भरद्वाज कौन है? इंद्र से आयुर्वेद का अध्ययन कर मनुष्य लोक में उसका प्रचार करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति भरद्वाज हैं। देन अब भरद्वाज के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं, जो ही फेमस होता है उसके ही हम रिलेटिव्स को थोड़ा बहुत जानते हैं। ठीक है, तो 5th लाइन से स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मा के अयोनिज पुत्र देवर्षि अंगिरा के उतिथ्य और बृहस्पति 2 पुत्र हुए। उतिथ्य की पत्नी ममता के साथ बृहस्पति के संभोग से भरद्वाज की उत्पत्ति कृतयुग के अंत अथवा त्रेता युग के आदि में हुई। इन लाइनों से हमें 2-3 चीज़ों की आंसर मिलते हैं। एक तो भरद्वाज के पेरेंट्स का नाम, जो कई बार पूछ लिया जाता है, और उनका काल कृतयुग का अंत या त्रेता युग का आदि। ठीक, अब लास्ट 4th लाइन इसी पैराग्राफ की, ज्वर आदि रोगों की उत्पत्ति त्रेता युग के मध्य में हुई, ऐसा वर्णन चरक संहिता के जनपद उद्ध्वंसनीय विमान में है। तो क्वेश्चन आता है, ज्वर आदि रोगों की उत्पत्ति कब हुई? ज्वर आदि रोगों की उत्पत्ति त्रेता युग के मध्य में हुई। त्रेता युग में हुई, द्वापर में हुई, त्रेता के मध्य में हुई, त्रेता के आदि में हुई, तो स्पेसिफाई किया गया है त्रेता युग के मध्य में हुई। और इसका रेफरेंस क्या है? जनपद उद्ध्वंसनीय अध्याय में, विमान स्थान का 3rd चैप्टर। लास्ट पैराग्राफ, भरद्वाज का आश्रम कहाँ था? प्रयाग में था। लास्ट 2nd लाइन, तपोबल और रसायन, विशेषता आचार रसायन और दिव्य औषधियों के प्रभाव से ऋषिगण दीर्घजीवी होते थे। देन पेज नंबर 32। अब यहाँ पर हम आत्रेय के बारे में जानेंगे। लास्ट पैराग्राफ, आत्रेय ब्रह्मा के अयोनिज मानस पुत्र देवर्षि अत्रि के पुत्र थे। आत्रेय के पिता का नाम अत्रि। ठीक, एमसीक्यू में कई बार पूछा जाता है। अब आता है अत्रिज। ज मीन्स पुत्र, जो अत्रि के पुत्र हैं वो आत्रेय हैं। अत्रि सुनु, सुनु मीन्स पुत्र, अत्रि सुनु कौन हुए? आत्रेय। अत्रेय आत्मज, आत्मज भी बेटे के अर्थ में यूज होता है, तो अत्रेय आत्मज यानी आत्रेय। अत्रि सुत, सुत यानी पुत्र, तो अत्रिज, अत्रि सुनु, अत्रेय आत्मज, अत्रि सुत, अत्रि नंदन, ये सब किसके लिए बोले गए हैं? आत्रेय के लिए बोले गए हैं। देन पेज नंबर 33, 3rd लाइन, इनका विशिष्ट नाम पुनर्वसु एवं चंद्रभागा या चंद्रभागी भी था। ठीक है, तो हम आत्रेय पुनर्वसु बोलते हैं। तो पुनर्वसु यहाँ पर हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था। ठीक है, और इनका एक और नाम क्या है? चंद्रभागा या चंद्रभागी। क्यों? क्योंकि उनकी माता का नाम माना जाता है, और ऐसा भी माना जाता है कि जहाँ वो रहे, चंद्रभागा नदी के समीप था वो क्षेत्र। इसके नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। कुछ लोग इनकी माता का नाम चंद्रभागा और इनका चंद्रभाग या चंद्रभागी मानते हैं,
और कुछ लोग हिमालय के चंद्रभाग शिखर अथवा चंद्रभाग नदी के समीप इनका जन्म होने से इनका यह नाम मानते हैं। पेज नंबर 34 पर पॉइंट नंबर 7, पुनर्वसु आत्रेय यायावर ऋषि थे। ये कई बार पूछा जाता है। देन इसका नेक्स्ट पैराग्राफ, आजकल प्रकाशित हारित संहिता में आत्रेय निर्मित क्रमशः 24,000, 12,000, 6,000, 3,000 और 1,500 श्लोक में लिखी 5 संहिताओं का उल्लेख मिलता है। और उस हारित संहिता के बारे में क्या लिखा गया है? यथा सिंहो मृगेंद्र नाम यथा अनंत भुजंग में देवा नाम च यथा शंभु तथा आत्रेयो अस्ति वैद्य के। ठीक है, हारित संहिता में ये श्लोक मिलता है और ये श्लोक किसके लिए लिखा गया है? ये आत्रेय के लिए लिखा गया है। तो इसका रेफरेंस पूछा जाता है, ये हारित संहिता का श्लोक है। किसके लिए है? आत्रेय के लिए है। अब हम बात करेंगे अग्निवेश की। लास्ट लाइन, अग्निवेश प्रणीत अंजन निदान नामक एक संक्षिप्त निदान ग्रंथ मिलता है, पर यह अग्निवेश तंत्रकार की ही रचना है, इसमें संदेह है। ठीक है, तो अंजन निदान किसने लिखा है? अग्निवेश ने लिखा है। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। फिर हम बात करेंगे चरक। चरक के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट इज, चरक कुषाण वंशीय राजा कनिष्क के राजवैद्य थे। सेकेंड, पतंजल योग सूत्र और पाणिनीय महाभाष्यकार पतंजलि और चरक एक ही थे। थर्ड, भाव प्रकाश में वर्णित क्रम के अनुसार यह विशुद्ध नामक एक ऋषि के पुत्र और भगवान अनंत के अवतार थे, इसलिए इन्हें शेष अवतार भी कहा जाता है। एमसीक्यू में पूछा जाता है इनके पिता का नाम, तो वो विशुद्ध है। चरक के पिता का नाम विशुद्ध। इनका नाम क्या है? कपिस्थल चरक। इनका निवास स्थान पंचनद प्रदेश में इरावती और चंद्रभागा नदियों के बीच में स्थित कपिस्थल नामक ग्राम था और ये गोत्र प्रवर्तक ऋषि थे। देन फिफ्थ, कृष्ण यजुर्वेद के टीकाकार वैशंपायन शिष्य चरक ही अग्निवेश तंत्र के प्रति संस्कर्ता थे। ठीक है, तो जब हम चरक के बारे में पूछते हैं कि चरक कौन थे, तो कृष्ण यजुर्वेद के टीकाकार, यानी जो चरक शाखा की उनकी टीका चलती आ रही है। जो अभी मैंने बताया कि एक ग्रुप था जिस ग्रुप को हम चरक नाम देते थे, उन्हीं में से एक टीकाकार थे। उन्होंने अग्निवेश तंत्र का प्रतिसंस्कार किया था। ठीक है, तो जो नेक्स्ट इसका वर्ड है, पॉइंट नंबर 1, बोध त्रिपिटक ग्रंथ। एमसीक्यू में पूछा जाता है त्रिपिटक ग्रंथ किससे रिलेटेड है, तो वो बोध से रिलेटेड है, त्रिपिटक ग्रंथ। ठीक है, इसी के साथ ही मिलता जुलता क्वेश्चन आता है त्रिपुटक। त्रिपुटक क्या है? त्रिपुटक एक व्रण की आकृति है। ठीक है, जब त्रिपुटक पूछा जाएगा वो व्रण की आकृति है। जब त्रिपिटक ग्रंथ पूछा जाएगा तो वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, वो एक उसके टेक्स्ट है। और एक पूछा जाता है त्रिपुट। त्रिपुट क्या है? त्रिपुट अश्मरी का एक स्वरूप है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। त्रिपुटक, त्रिपुट और त्रिपिटक। देन इसी पैराग्राफ में लास्ट 7th लाइन, कनिष्क के समकालीन आर्य नागार्जुन ने अपने उपाय हृदय नामक ग्रंथ में सुश्रुत का स्मरण किया है। ठीक है, तो इसमें हमें 2-3 चीज़ें देखने को मिलती हैं कि नागार्जुन कनिष्क के समकालीन थे। एमसीक्यू में पूछा जाता है कनिष्क के समकालीन थे, ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, उसमें से हमें नागार्जुन को ही टिक करना है। ठीक है, देन नागार्जुन ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? उपाय हृदय तंत्र लिखा है। और सुश्रुत का वर्णन कहाँ पर आया है? उपाय हृदय तंत्र में आया है। जब हम किसी टेक्स्ट के टाइम को पढ़ते हैं तो वो टाइम डिसाइड करने के लिए हमें उसका रेफरेंसिंग देखना पड़ता है, तो उसमें हम देखते हैं कि सुश्रुत का वर्णन कहाँ कहाँ पर आया है।
तो वो नागार्जुन में आया है। नागार्जुन ने किया है उपाय हृदय नामक तंत्र में। देन पेज नंबर 37, थर्ड पैराग्राफ। चरक संहिता के शारीर स्थान के प्रथम और पंचम अध्याय में योग और मोक्ष का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो चरक संहिता में योग और मोक्ष का वर्णन आया है या नहीं आया, अगर पूछा जाता है तो आया है, और उसका रेफरेंस क्या है, शारीर स्थान का 1st और 5th चैप्टर। तो इसके नेक्स्ट पैराग्राफ में लास्ट सेकेंड लाइन, चरक चतुरानन चक्रपाणि कृत चरक संहिता की टीका के प्रारंभ में एक श्लोक दिया गया है। ठीक है, चरक चतुरानन क्या है, चक्रपाणि जो हैं उनको एक उपाधि दी गई है चरक चतुरानन की। ठीक है, और उन्होंने उसमें चरक संहिता की जो व्याख्या की है उसमें एक श्लोक दिया है, पतंजल महाभाष्ये चरक प्रति संस्कृते मनोवाक काय दोषाणाम हत्रे अहिपते नमः। यानी पतंजल, अगर हम योग की बात करें तो उसमें पतंजल अगर हम पढ़ लेते हैं, अगर हम महाभाष्य की बात करें या व्याकरण की बात करें तो उसमें अगर हम महाभाष्य पढ़ लें, और अगर हम अपने काय चिकित्सा की बात करें तो उसमें अगर हम चरक पढ़ लें तो वो हमारे मन, वाक यानी वाणी, और काय यानी हमारे शरीर के दोषों को निवारण करने में श्रेष्ठ हैं, ये बताया गया है। ये श्लोक इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है इसका रेफरेंस। देन पेज नंबर 38, लास्ट सेकेंड पैराग्राफ, लास्ट थर्ड लाइन। चरक और याज्ञवल्क्य दोनों वैशंपायन के शिष्य और सतीर्थी थे। चरक और याज्ञवल्क्य, जब टाइम पूछा जाता है एमसीक्यू में तो चरक किसके समकालीन थे, याज्ञवल्क्य स्मृति के, मनुस्मृति के। तो चरक जो है याज्ञवल्क्य स्मृति के टाइम पर थे, ये दोनों समकालीन हैं। देन पेज नंबर 39, सेकेंड पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन। मीमांसा भाष्यकार शरभ स्वामी ईसा से लगभग 150 वर्ष पूर्व हुए। वराहमिहिर आदित्य सेन के पुत्र थे और इनका जन्म 505 ईस्वी और निधन 587 ईस्वी में हुआ। ठीक है, तो जब हम पदार्थ विज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें जो है हम पढ़ेंगे कि मीमांसा दर्शन के भाष्यकार कौन थे। तो मीमांसा दर्शन के भाष्यकार शरभ स्वामी थे। ठीक है, तो उनका जो टाइम है वो क्या था, 505 से 587 ईसा पूर्व, और उनके पिता का नाम क्या था, आदित्य सेन। ये तीन चीज़ें हमें इस लाइन में मिलेंगी। देन पेज नंबर 39 में ही लास्ट सेकेंड पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन का लास्ट। अग्निवेश तंत्र के प्रति संस्कर्ता चरक याज्ञवल्क्य के सतीर्थ थे, वैशंपायन के शिष्य और ईसा से 3000 वर्ष के लगभग पूर्ववर्ती थे। ठीक है, तो इसमें हमें इस टाइम भी मिला चरक का 3000 वर्ष पूर्व। पेज नंबर 40, अब हमें यहाँ पर द्रिबल के बारे में पढ़ने को मिलेगा, थर्ड लाइन में मिड में। द्रिबल जो है कपिल बलि के पुत्र थे। ठीक है, कपिल बलि के पुत्र द्रिबल ने विभिन्न संहिताओं से सार संग्रह कर पूरा किया था। ये शैव थे और पंचनदपुर के रहने वाले थे। तो द्रिबल के पिता का नाम क्या है, कपिल बल, एमसीक्यू में पूछा जाता है। शैव अनुयायी थे और इनका जन्म स्थान क्या था, पंचनदपुर। ये तीनों चीज़ें एमसीक्यू में पूछी जाती हैं। देन पेज नंबर 41,
अब यहाँ से जो है हमारे टीकाकार स्टार्ट हो गए, ठीक है। एंड हर पेपर में संहिता की टीकाकार या उसकी टीका पूछी जाती है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे इसे। सबसे पुरानी जो टीका है वो है पतंजल वार्तिक, पेज नंबर 41 मिड में जहाँ 1 पॉइंट लिखा है वहाँ पर पतंजल वार्तिक। इसका टाइम क्या है, तृतीय या द्वितीय ईसा पूर्व, और इसे लिखा किसने है, महाभाष्यकार पतंजलि ने लिखा है। देन सेकेंड भट्टार हरिचंद्र, इन्होंने कौन सी टीका लिखी है, न्यास। इनका टाइम क्या है, 6वीं या 7वीं शताब्दी। इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि इनके पिता का नाम क्या था, आद्रदेव, एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कई बार। और ये क्या है, गौड़ाधिपति शशांक देव के राजवैद्य। देन पेज नंबर 42 पॉइंट नंबर 3 आषाढ़ वर्मा। आषाढ़ वर्मा ने कौन सी बुक लिखी है, कौन सी टीका लिखी है, परिहार वार्तिक। उनका टाइम है 9th सेंचुरी, ठीक है। ईसा पूर्व में सिर्फ 2 ही बुक्स हैं। ओके, देन फोर्थ इज हिमदत्त। हिमदत्त की जो है 9th सेंचुरी में है। देन जेजट की टीका का नाम निरंतर पद व्याख्या, और इनका टाइम है 9 to 10th सेंचुरी। इनके पुत्र का नाम केयट है और जिन्हें की वाग्भट का शिष्य माना जाता है। देन पॉइंट नंबर 9 नरदत्त का टाइम 10 to 11th सेंचुरी, और इनकी टीका का नाम बृहत तंत्र प्रदीप। और नरदत्त कौन है, चक्रपाणि दत्त के गुरु, ये पूछा जाता है क्वेश्चन में। फिर गयदास, पॉइंट नंबर 10 गयदास, इनका टाइम है 10th सेंचुरी। गयदास ने जो टीका लिखी है चरक पर वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। चरक पर भी टीका लिखी थी जो कि उपलब्ध नहीं है, और इनकी सुश्रुत संहिता पर भी टीका लिखी गई है जिसका नाम है पंजिका या न्याय चंद्रिका या चंद्रिका, तीनों नाम से, ठीक है। चंद्रिका, न्याय चंद्रिका या पंजिका, ये तीनों किसकी हैं, गयदास की हैं। किस पर है, सुश्रुत संहिता पर है। चरक संहिता पर भी टीका लिखी है बट उस टीका का नाम अवेलेबल नहीं है। फिर 11th है चंद्रट, जो कि 11th सेंचुरी के हैं, और उन्होंने क्या किया है, चरक और सुश्रुत संहिताओं के कालवशात दुष्ट पाठों का सुधार मात्र किया है। उन्होंने कोई टीका अलग से नहीं लिखी है, जो भी संहिता में पार्ट मिसिंग था उसको करेक्ट करके दोबारा से लिखा है। देन 12th इज चक्रपाणि दत्त, बहुत इंपॉर्टेंट है चक्रपाणि दत्त। 11th सेंचुरी इनका टाइम है। चरक पर लिखा गया है आयुर्वेद दीपिका टीका, ठीक है, फर्स्ट लाइन में। देन 3rd लाइन में इन्हें जो है चरक चतुरानन उपाधि से विभूषित किया गया है। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, चरक चतुरानन चक्रपाणि दत्त के लिए बोला गया है, ठीक है। ये कहाँ के रहने वाले हैं, एमसीक्यू में कई बार पूछा जाता है। तो ये मयूर ग्राम निवासी लोद्रवंशी नारायण दत्त के पुत्र हैं, ठीक है। तो इनके पिता का नाम क्या है, नारायण दत्त। रहने वाले कहाँ से हैं, मयूर ग्राम निवासी लोद्रवंश के। इनको बोला गया है चरक चतुरानन। फिर आते हैं चक्रपाणि दत्त, बाद में गौड़ाधिपति नेपाल के प्रधानमंत्री हुए, ठीक है। सुश्रुत संहिता पर भी इन्होंने टीका लिखी है, उस टीका का नाम है भानुमति। देन नेक्स्ट लाइन, भानुमति टीका लिखने के लिए इन्हें जो है सुश्रुत सहस्त्र नयन उपाधि दी गई है, ठीक। इसके अलावा इन्होंने क्या है, चक्रदत्त संग्रह, शुभंकर, सर्वसार संग्रह, द्रव्यगुण संग्रह, वैद्यकोश आदि ग्रंथों का प्रणयन किया है। तो ये जितने भी इनके ग्रंथ हैं वो सारे पूछे जाते हैं,
चक्रदत्त संग्रह किसने लिखा, शुभंकर किसने लिखा, सर्वसार संग्रह के रचयिता कौन है, द्रव्यगुण संग्रह के रचयिता कौन है, वैदिक कोश के रचयिता कौन है। तो वो सब जो टेक्स्ट है वो चक्रपाणि दत्त ने लिखा है। चरक चतुरानन चक्रपाणि जी को कहा जाता है। सुश्रुत सहस्त्रनयन चक्रपाणि जी को कहा जाता है। चरक संहिता पर टीका आयुर्वेद दीपिका है। सुश्रुत संहिता पर टीका भानुमति है। ठीक है। एंड पेज नंबर 43 पर फर्स्ट लाइन, चक्रदत्त पर 13वीं शताब्दी में निश्चयकर नामक वैद्य ने रत्न प्रभा नाम की टीका लिखी थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रत्न प्रभा टीका किस पर लिखी गई है और किसने लिखी है। निश्चलकर ने लिखी है और चक्रदत्त पर लिखी है। ठीक। देन नेक्स्ट है 13th श्री कृष्ण वैद्य। श्री कृष्ण वैद्य की टीका का नाम है चरक भाष्य। ये कब हुए, 11th सेंचुरी में हुए। देन 14th श्री ब्रह्मदेव। श्री ब्रह्मदेव कब हुए, 11th सेंचुरी में हुए। उन्होंने भी जो है चरक और सुश्रुत संहिता पर टीका लिखी है, बट उसका नाम मेंशन नहीं है। देन गदाधर। गदाधर ने भी जो है टीका लिखी है और ये कौन है, वंगसेन के पिता हैं। देन पॉइंट नंबर 23 शिवदास सेन। शिवदास सेन का टाइम कब है, 16th सेंचुरी। इन्होंने लिखी है चरक तत्व प्रदीपिका। ठीक है। चरक तत्व प्रदीपिका के अलावा कौन कौन से टेक्स्ट लिखे हैं शिवदास सेन ने, अष्टांग हृदय, चक्रदत्त, योग रत्नाकर, द्रव्यगुण संग्रह, इन सब पर टीकाएं लिखी हैं। टीकाओं के नाम अभी नहीं बताए गए हैं। ठीक है। और इनके पिता का नाम क्या है, अनंत सेन बारबक शाह। सॉरी, इनके पिता अनंत सेन बारबक शाह के राजवैद्य थे। तो पिता जो है अनंत सेन है। फिर 24th गंगाधर कविराज। 19th सेंचुरी हम पहुंच चुके हैं। ठीक है। 19th सेंचुरी में है कविराज गंगाधर जी। तो कई बार इनका टाइम पूछ लिया जाता है। इनका टाइम है 1798 से 1855। तो जब भी हम टाइम डिसाइड करते हैं तो 50 से पहले अगर होगा तो हम उसको प्रीवियस सेंचुरी से लेंगे, 50 प्लस होगा जी, ये वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है। और अगर 50 के बाद का टाइम रहता है तो हम उसको नेक्स्ट सेंचुरी में इंक्लूड करते हैं। तो जैसे कि इनका टाइम है 1855, तो हम इनको लिखेंगे 19th सेंचुरी। ठीक है। तो इनका टाइम हुआ 19th सेंचुरी। कहाँ के रहने वाले हैं, जैसोर जिले के रहने वाले हैं। पिता का नाम भवानीदास राय। इन्होंने चरक संहिता पर, लास्ट लाइन, चरक संहिता पर जल्पकल्पतरु नामक अत्यंत विस्तृत टीका का निर्माण किया है। बहुत इंपॉर्टेंट टीका है जल्पकल्पतरु। बहुत सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम गंगाधर जी की बात करें तो उन्होंने अराउंड 100 टेक्स्ट लिखे होंगे। लगभग 100 ग्रंथों पर उन्होंने टीकाओं का निर्माण किया है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट, योगेंद्र नाथ सेन जी। ठीक है। तो योगेंद्र नाथ सेन का टाइम वही 1891 से 1916, क्योंकि 16 है इसलिए हम इन्हें 19th सेंचुरी में ही काउंट करेंगे। इनके पिता का नाम है द्वारकानाथ सेन। सेकेंड लाइन में इन्होंने कौन सी टीका लिखी है, चरक उपस्कार। चरक उपस्कार बहुत इंपॉर्टेंट टीका है, बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। चरक उपस्कार किसने लिखी है, योगेंद्र नाथ सेन की टीका का नाम क्या है, तो चरक उपस्कार। देन नेक्स्ट इज यादव जी त्रिक्रम जी आचार्य। यादव जी त्रिक्रम जी आचार्य भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आयुर्वेद की फील्ड में। तो इनका जब टाइम देखा जाए तो 1881 से 1961 है। 1961 होने से इनका जब हम टाइम मानेंगे तो वो आएगा 20th सेंचुरी। ठीक है। 20th सेंचुरी से ये है। और इन्होंने क्या किया है, लास्ट सेकेंड लाइन में देखेंगे, चरक संहिता मूल एवं चक्रपाणीकृत आयुर्वेद दीपिका टीका का इन्होंने
मिलान कर शुद्ध संस्करण प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो इन्होंने अलग से कोई बुक नहीं लिखी है, बस जो भी टेक्स्ट अवेलेबल था उसका शुद्धिकरण किया है, बट इसका जो टाइम है वो इम्पॉर्टेंट है यादव जी त्रिकरण जी का। ठीक है, ओके। देन पॉइंट नंबर 27, ज्योतिष चंद्र सरस्वती, इनका टाइम है 1940, अराउंड 1940। ठीक, बस इनका टाइम ही पूछा जाता है। देन पेज नंबर 45, पेज नंबर 45 में बहुत इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 30, अरबी और फारसी भाषाओं में चरक संहिता का अनुवाद किया गया है। किसने किया है? प्रोफेसर विल्सन ने किया है। ठीक है, कब किया है? अरबी में 8th सेंचुरी में और फारसी में उसके भी पूर्व थे ये अनुवाद हुए थे। ठीक है, तो अरबी और फारसी में भी अवेलेबल है हमारी चरक संहिता। कि इन्होंने अवेलेबल की है? प्रोफेसर विल्सन ने की है। और इसका टाइम क्या है? अरबी के लिए 8th सेंचुरी। ठीक है, ये MCQ में पूछा जाता है। देन पॉइंट नंबर 31, हिंदी में अनुवाद। ठीक है, तो सबसे पहले हिंदी में अनुवाद किसने किया? लाहौर से पंडित ज्वाला प्रसाद जी ने किया। ठीक है, और संभवतः पटियाला के वैद्य रत्न पंडित राम प्रसाद जी ने भी प्रकाशित किया था। तो दोनों का नाम आ सकता है, बट क्योंकि ज्वाला प्रसाद जी का नाम पहले लिखा गया है, इसलिए अगर पूछा जाएगा ऑप्शन में दोनों होंगे, दोनों को टिक करने के लिए ऑप्शन हम दोनों को टिक करेंगे, एक को ही टिक करना है तो ज्वाला प्रसाद जी का किया जाएगा। ये था हमारे संपादकीय से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट चरक संहिता का। अब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर। किसी को इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो वो भी टाइप कर सकता है, पूछ सकता है कमेंट्स में। किसी को संपादकीय वाले पार्ट से कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकता है। कोई क्वेरी नहीं है, चलिए इसको रिवाइज कीजिएगा। जहाँ भी कुछ डाउट लगे, कुछ छूट गया हो, वो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आप टेक्स्ट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर। चरक संहिता सविमर्श विद्योतनी हिंदी व्याख्या उपेता। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? विद्योतनी टीका है। बहुत बार पूछा जाता है विद्योतनी टीका के राइटर का नाम, तो वो है SN शास्त्री, सत्यनारायण शास्त्री और काशीनाथ पांडे। ठीक है, सत्यनारायण शास्त्री जी क्या थे? नाड़ी शास्त्र विशेषज्ञ थे। आप इस पे यहाँ पे लिख लीजिए, सत्यनारायण शास्त्री जी। ओके, हिंदी अनुवाद में दूसरे आचार्य का नाम? श्री राम प्रसाद जी, पंडित राम प्रसाद जी। बैक टू द टॉपिक, सत्यनारायण शास्त्री जी जो हैं नाड़ी शास्त्र विशेषज्ञ हैं। ठीक है, और इसके लिए इन्हें पद्म विभूषण भी मिला है। तो ये पूछा जाता है MCQ में, ये आप नोट कर लीजिए। अब हम जब चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसी में ही हमें जो है कुछ चीज़ें देखने को मिलती है कि वो किसके फॉलोअर थे। ठीक है, तो जब हम चैप्टर का नाम ही पढ़ते हैं, अथातो दीर्घम जेते अध्यायम व्याख्यास्यामः, तो इसके नीचे जो है सेकेंड लाइन में लिखा है, भास्करम भारती देवीम इष्टम स्व पार्थिवेश्वरम गणेशम विघ्नहर्तारम नेमि वाग विशुद्धि। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने किसकी पूजा की है? गणेश जी की पूजा की है। वो किसके फॉलोअर थे? गणेश जी के। ऐसी जब हम वाग्भट की बात करते हैं तो वाग्भट किसकी पूजा करते हैं? सबसे पहले बोध की पूजा करते हैं। कई बार MCQ में पूछ लिया जाता है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं स्थान से रिलेटेड। अभी हमने स्टार्ट किया हमारा सूत्र स्थान। तो कई बार क्या है, सूत्र नोट ओनली सूत्र, सभी स्थान के पर्याय पूछे जाते हैं। ठीक है, ये पर्याय जो है बीच बीच में कहीं कहीं लिखे गए हैं, तो मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगी कि अभी आप इनके सारे सिनोनिम्स इसी पेज के ऊपर लिख लें। ओके, तो ये है सूत्र स्थान। ठीक है, सूत्र स्थान के सिनोनिम क्या है? श्लोक स्थान, शीर्ष स्थान और संग्रह स्थान। ठीक है, एमसीक्यू आता है, श्लोक स्थान किसे कहा गया है? निदान, विमान, सूत्र, चिकित्सा। तो संग्रह स्थान सूत्र स्थान को बोला है। ठीक है, शीर्ष, शीर्ष यानी जो इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे पहले रखा गया है, तो वो भी सूत्र स्थान ही है। श्लोक स्थान, जहाँ पे सूत्र रूप में, श्लोक रूप में सारी चीज़ों को बताया गया, पूरी टेक्स्ट को एक्सप्लेन किया गया है, वो वाला स्थान, तो वो भी हमारा सूत्र स्थान ही है। ठीक, तो सूत्र स्थान के 3 पर्याय आए हैं पूरी चरक संहिता में, श्लोक स्थान, शीर्ष स्थान और संग्रह स्थान। फिर आता है विमान स्थान। विमान स्थान का पर्याय है मान स्थान। मान स्थान किसका पर्याय है? विमान स्थान का। आई होप आप सब लिख चुके होंगे। नेक्स्ट इज निदान स्थान। निदान स्थान को बोला गया है उत्तम स्थान या व्याधि संग्रह स्थान और निग्रह स्थान। तो अगर पूछा जाता है निग्रह स्थान क्या है? निदान स्थान है। व्याधि संग्रह स्थान क्या है? निदान स्थान है। उत्तम स्थान कौन सा है? निदान स्थान है। शेष स्थान सूत्र स्थान है, उत्तम स्थान निदान स्थान है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। फिर आता है शारीर स्थान। शारीर स्थान को आश्रय स्थान कहा गया है। शारीर स्थान का पर्याय है आश्रय स्थान। देन इंद्रिय स्थान। इंद्रिय स्थान को बोला गया है अरिष्ट स्थान, क्योंकि वहाँ पे अरिष्ट का ही वर्णन है, तो अरिष्ट स्थान इंद्रिय स्थान के लिए यूज हुआ है। फिर आता है चिकित्सा स्थान। तो चिकित्सा स्थान के लिए रहस्य स्थान, औषधि स्थान, योग स्थान। योग यानी ट्रीटमेंट वाला, जब भी हम ट्रीटमेंट के लिए कोई युक्ति करते हैं या कोई उपाय देते हैं, तो वो जो स्थान है वो योग स्थान है और वो चिकित्सा स्थान के लिए आया है। फिर आता है गुप्त स्थान, तो वो भी चिकित्सा स्थान के लिए बोला गया है। ठीक है, रहस्य स्थान, औषधि स्थान, योग स्थान, गुप्त स्थान, ये चिकित्सा स्थान के लिए आए हैं। फिर है कल्प स्थान। विकल्प स्थान का नाम पर्याय है विकल्प स्थान और दिव्य स्थान। देन सिद्धि स्थान, इसका पर्याय है साधन स्थान। साधन स्थान। ठीक है, तो आई होप आप ये सारे पर्याय अच्छे से याद कर लेंगे और किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इन सब में। कुछ चीज़ों के मीनिंग पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अध्याय क्या है, स्थान क्या है, तंत्र क्या है, तो वो डेफिनेशन भी आप इसी में लिख लीजिए। अध्याय, अधिकृत्य अर्थम अध्यायानाम। ठीक है, एमसीक्यू में आएगा अधिकृत्य अर्थम अध्यायानाम क्या है, तो वो अध्याय है। ठीक है, देन स्थान, स्थानम अर्थ प्रतिष्ठयात्।
जहाँ पे अर्थ की प्रतिष्ठा है, जहाँ पे अर्थ को बताया गया है वो स्थान है। तो स्थानम अर्थ प्रतिष्ठात क्या है? स्थान। और तंत्र क्या है? निरुक्तम तंत्रणात् तंत्रम। निरुक्तम तंत्रणात् तंत्रम किसके लिए आया है? अगर एमसीक्यू में पूछा जाता है तो वो तंत्र के लिए आया है। आई गेस आज के लिए इतना काफ़ी है। एंड चैप्टर की स्टार्टिंग हम कल से करेंगे, यानी नेक्स्ट क्लास से। होप टू सी ऑल ऑफ यू सून। जो भी कुछ क्वेरीज हैं आप यहाँ भी मुझसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर, या फिर आप व्हाट्सएप पर टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। सबके पास मेरा नंबर है, लिंक है। ओके, स्टडी वेल, stay healthy, stay safe, take care, see you soon.